आज हम बातचीत करेंगे मेजर गौरव आर्या साहब के साथ पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं उनके हवाले से कि कैसे भारतीय नुक्ता नज़र से वो देखते हैं पाकिस्तान के इकोनॉमिक इश्यूज़। आप सब जानते हैं कि मेजर गौरव आर्या चाणक्य फोरम के सीईओ हैं और इसके साथ साथ चीफ एडिटर हैं। बहुत ही बढ़िया ये थिंक टैंक है। आप इसके जो ऐप्स हैं अपने आईफोन और एंड्रॉयड पे ज़रूर डाउनलोड कीजिए। मेरे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से, हम उनका स्वागत करते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। मेरे साहब, देखिए, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ये एक इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम है जो जाहिर है इसका सारे का सारा बेस वो यूनाइटेड स्टेट्स में है और इसके पूरी दुनिया के जो कंट्रीज़ हैं ना वो इसके एक तरह से मालिक हैं। थोड़े थोड़े कंट्रीब्यूशन हर कंट्री की इसमें होती है। अब इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड पाकिस्तान को बहुत ही सख्त शराइत पर अमदाद देना चाहता है या कर्जा देना चाहता है, लेकिन इमरान खान का दावा था आने से पहले हुकूमत में कि हम तो इंटरनेशनल मॉनिटर फंड की कोई बात नहीं सुनेंगे और हम तो उनसे कर्जा भी नहीं लेंगे। मगर अब वो 1.5-2 साल से घुटने टेक के बैठे हुए हैं और कर्जा इजी शराइत पे मिल नहीं रहा, टर्म्स अप्रूव नहीं होती। तो भारतीय पॉइंट ऑफ व्यू से आप कैसे देखते हैं इस सारी सूरत हाल को? मुझे लगता है सर कि जो उन्होंने अपने फॉलोअर्स को वादे करे थे कि कटोरा मैं कशकोल तोड़ दूंगा और ये सब जो बड़ी बड़ी बातें करी थी खान साहब ने, वो सब लोग करते हैं सर। एज अ सियासतदान उन्होंने बातें करी। अब मुझे लगता है कंटेनर से अब नीचे उतर चुके हैं। फिर बीच बीच में कभी कभी बुखार चढ़ता है, खान साहब को चढ़ जाते हैं कंटेनर के ऊपर वो, लेकिन अब मुझे लगता है कि काफी हद तक नीचे उतर चुके हैं। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये सर कि आप कह रहे हैं कि जो शराइत हैं वो बड़ी कठिन है, बड़ी मुश्किल है। उसकी वजूहत भी हैं सर। सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब रिस्क ज्यादा होता है तो इंटरेस्ट भी ज्यादा होता है। जो लोन होता है सर और देने की जो शराइत है वो बड़ी कठिन, बड़ी मुश्किल होती है जब किसी को लगता है कि रिस्क है। जैसे कि भारत में है सर, आपको अगर होम लोन लेंगे तो आपको सस्ते में मिल जाएगा, इजी किश्तों में मिल जाएगा। आप कार लोन लेंगे तो आपको इजी किश्तों में मिल जाएगा। जब आप पर्सनल लोन लेने जाते हैं जिसका कोई कोलैटरल नहीं होता सर, तो उसका इंटरेस्ट बड़ा हाई होता है। अगर आप विड्रॉल अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड करें सर तो उसका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हाई होता है। तो ये दिस इज नॉर्मल बैंकिंग सर, ये सिस्टम है। पाकिस्तान हैज टेकन अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम वेरियस एजेंसी सर। सिर्फ देखिए, क्रेडिट स्कोर होता है हर एक मुल्क का। जैसे हमारा इंडिया में होता है सर, सिविल बोलते हैं हम लोग। तो एक क्रेडिट स्कोर होता है सर जिसमें बताते हैं कि आपका इतना 700 इतना है, आपका क्रेडिट स्कोर है, जो भी है आपका। तो जब आप बैंक के पास जाएंगे लोन लेने के लिए तो फिर आपका क्रेडिट स्कोर देखा जाएगा और आप क्रेडिट वर्दी हैं कि नहीं ये देखा जाएगा कि भाई आप इस लायक भी हैं कि आपको लोन दिया जाए कि नहीं दिया जाए। तो ये अब पाकिस्तान की सूरत हाल सर ऐसी है कि सऊदी अरेबिया से लोन लिया है, चाइना से लोन लिया है, इन्होंने अमेरिका से लोन लिया है, इन्होंने एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन लिया है, इन्होंने वर्ल्ड बैंक से लोन लिया है, IMF से लिया है और दीगर ममालिक से भी इन्होंने लोन, यूएई से भी ले रखा है लोन। अब इशू ये है ना सर कि वापस कैसे करेंगे। लोन की तो बेसिक शर्त ये होती है कि इसको वापस कैसे करना है। तो अब ये कह रहे हैं कि साहब ये IMF ने जो भी शराइत बड़ी मजबूत कर दी हैं, तो IMF को भी तो डर है। इट इज ऑल्सो अकाउंटेबल सर। IMF किसी ना किसी को तो जवाब देगा, अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जवाब देगा। और उसके अंदर आपने बिल्कुल ठीक बोला कि जो पैसे डाले हैं वो सारे मुल्कों ने मिलकर थोड़े डाले, किसी ने कुछ डाले अपनी हैसियत के हिसाब से, अपनी औकात के हिसाब से मुल्कों ने पैसे डाले। अब कल वो मुल्क बोलेंगे साहब आपने सारा पैसा हमारा पाकिस्तान से दे दिया, आप जरा प्लान तो बताइए कि पाकिस्तान ये पैसा वापस कैसे करेगा। बिकॉज वो भी तो वहां के मुल्कों का सर टैक्स पेयर्स का पैसा है ना। इट इज अकाउंट, दैट मनी हैज टू बी अकाउंटेड फॉर। तो जब उनको लगता है कि एक्सपोजर बहुत ज्यादा है इस अमाउंट का, पाकिस्तान को आपने $3 बिलियन दे दिया सर, पाकिस्तान हैज नो प्लान, नो टेंजिबल प्लान कि वो वापस कैसे करेगा वो $3 बिलियन या $10 बिलियन वापस कैसे करेगा। क्या पास्ट में उसने वापस करे हैं? कि सिर्फ उसने ब्याज वापस करा है, जो इंटरेस्ट है वो वापस करा है, कि पाकिस्तान ने असल भी वापस करा है, प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस करा है? ये सब लोग देखते हैं। उसके बाद शराइत और जिसको कहते हैं कि और ज्यादा सख्त होती चली जाती हैं। तो पाकिस्तान के केस में ये हो रहा है, इट हैज अ बैड क्रेडिट हिस्ट्री। पाकिस्तान हैज गॉट अ बैड क्रेडिट हिस्ट्री सर, इसलिए ये प्रॉब्लम हो रही है पाकिस्तान को। तो मेरे साहब, जो सिचुएशन है पाकिस्तान के इकोनॉमिक क्राइसिस की,
वो भारत पर क्या कोई इम्पैक्ट करेगी? जैसा कि मिसेस सिद्धू कभी कहते हैं, जो भारत के पंजाब के पॉलिटिशियन है, कि हम पाकिस्तान के साथ तजारत करना चाहते हैं। तो ये जो बैड क्रेडिट हिस्ट्री है, ये भारत के साथ किसी किस्म के फाइनेंशियल इम्पैक्ट को लेकर आती है? मुझे नहीं लगता भारत को कोई फर्क पड़ेगा सर। पाकिस्तान के इकोनॉमी चले कलाप्स हो जाए, हमें तो कोई लेना देना नहीं। जहां तक सिद्धू की बात है, सिद्धू का एक खास वोट बैंक है। सिद्धू को इकोनॉमी की समझ है नहीं, सिद्धू को खैर किसी चीज की भी समझ नहीं है। सिद्धू को बेसिक ये समझ है कि मेरा फायदा कहां पे है। पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह को अड़ंगी लगाई उसने, फिर अब जो चन्नी साहब हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, वजीर आला हमारे भारत के पंजाब के, उनको अड़ंगी लगा रहा है। किसी तरीके से वो बन जाए चीफ मिनिस्टर, किसी तरीके से उसकी चले, बस यही है। अभी सुना है कि दूसरी पार्टियों में भी वो ताक झांक कर रहा है कि कांग्रेस में दाल नहीं गली तो कहीं और भाग जाऊंगा मैं। तो ये चीज है। दूसरी चीज ये है कि जो कहते हैं कि भारत चाहता है पाकिस्तान से ट्रेड करना, सिद्धू कौन होता है? सिद्धू कौन होता है कहने वाला कि भारत चाहता है कि नहीं चाहता? वो भारत की कैबिनेट डिसाइड करेगी, भारत के प्रधानमंत्री डिसाइड करेंगे। दूसरी चीज है, और ट्रेड भारत ने तो बंद नहीं करी, ट्रेड तो पाकिस्तान ने बंद करी थी। तो अब सिद्धू, जिसको बड़ा भाई कहता है इमरान खान को, उसको बोले अपने बड़े भाई को कि भैया ऐसा हो गया है, कुछ करो। तो उसका बड़ा भाई अगर सचमुच है तो कुछ करेगा। वैसे इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता सर, पाकिस्तान ट्रेड करे तो अच्छा, ना करे तो और भी अच्छा। क्योंकि पाकिस्तान मईशत के मामले में बहुत छोटा है और हमें ऐसा कोई टेंजिबल फायदा नहीं है सर। ये 100, 200, 500 करोड़, 1000 करोड़, 5000 करोड़ की, ये तो सर ये नकली मामला है सर। ये इतना तो जयपुर के सर जौहरी बाजार है सर, इससे ज्यादा ट्रेड तो वहां पे हो जाती है महीने में सर। जहाँ पे ज्वेलरी बिकती है ना जयपुर में सर, बड़ी मशहूर है भारत की सबसे जो टॉप जो ज्वेलरी के मार्केट्स हैं, जौहरी बाजार। जौहरी बाजार के अंदर, जयपुर के अंदर सर इससे ज्यादा ट्रेड हो जाती है। क्या बात कर रहे हैं पाकिस्तान इंडिया की ट्रेड, ये बेकार की बात है। देखिए अहमद साहब, आपने पिछले शोज़ में भी ये खुल के बात कही कि अगर आपकी राय ली जाए तो आप तो पाकिस्तान के साथ किसी किस्म का कोई तल्लक ही नहीं बनाना चाहते, क्योंकि जो ज़ख़म भारत को लगे हैं, जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ भारत में हुई हैं, उसके बाद आवाम की जो अक्सरियत है भारत की, वो तो कोई रिलेशन बनाना ही नहीं चाहती। आपने एक बार बड़ी स्ट्रांग बात की थी कि हम तो चाहते हैं कि दीवारें खड़ी कर दें, कोई हमारा राब्ता ही ना हो, जो हो वो सरहद के पार होता फिरे, हमें उससे कोई सरोकार नहीं। लेकिन आज के सोशल मीडिया में जीते हुए इस तरह की दीवारें खड़ी नहीं हो सकती। एक ही कल्चर है, एक ही भाषा है और एक ही सोचने का अंदाज़ है। तो वो जो अंदाज़ है, वो आवाम की, भारत की जनता की ख्वाहिश के बावजूद वो फिर भी हमें सोशल मीडिया पे भारत और पाकिस्तान का राब्ता एक रहता है, चाहे ट्रोल की सूरत में हो, चाहे किसी भी सूरत में हो। तो जो कुछ पाकिस्तान में होता है वो इफ़ेक्ट तो करता है तमाम तरह आपकी ख्वाहिशात के बावजूद। नहीं सर, ऐसा नहीं है। और मुझे तो नहीं लगता ये सब ऐसा होता है कि सोशल मीडिया पर 10 किस्म के लोग होते हैं सर। भारत की जनसंख्या सर 130 135 करोड़ है। अब सबका एक जैसा मूड तो होता नहीं, सबका एक जैसा मन नहीं होता। एंड पीपल आर वेलकम। जो जिसको अगर ज्यादा पाकिस्तान के साथ रिश्ते करने हैं तो करे। आप जिसको पाकिस्तान के साथ मतलब अगर अपने एट अ पर्सनल लेवल कुछ यारी दोस्ती करनी है तो कर ले। कहने की बात यह है कि एज अ नेशन सर। और दूसरी चीज है कि कल्चर एक है, ये भी एक झूठ है सर। कहाँ का कल्चर एक है सर? सिंध पूरा का पूरा पाकिस्तान में है सर। यहाँ पे जो हिंदू सिंधी हैं उनका तो राब्ता टूट गया सिंध से। पाकिस्तान तकसीम हो गया। खैबर पख्तूनख्वा का हमारे साथ कोई लेना देना नहीं है। कश्मीर तो घेर रखा है पाकिस्तान ने। तो मतलब क्या क्या रिश्ता हो गया? एक जबान बोलते हैं तो क्या हुआ सर? अगर एक जबान बोलते हैं तो क्या हुआ? और एक जबान कौन बोलते हैं? जो हिंदी स्पीकिंग है वही तो बोलते हैं सर, या जो पंजाबी स्पीकिंग है वही तो बोलते हैं। साउथ इंडिया वाले तो एक जबान नहीं बोलते। साउथ इंडिया में भी बड़े सारे मुस्लिम्स हैं, क्या वो एक जबान बोलते हैं? जो गुजरात वाले हैं क्या वो एक जबान बोलते हैं? जो मराठी हैं क्या वो एक जबान बोलते हैं? जो हमारे पूरे नॉर्थ ईस्ट है, 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, असम हमारा, त्रिपुरा हमारा, नागालैंड हमारा, मिजोरम हमारा, मेघालय वगैरह वगैरह जितने भी स्टेट्स हैं, क्या वो एक जबान बोलते हैं? तो इट इज सर, पाकिस्तान इतना सा है छोटा सा, हिंदुस्तान बहुत बड़ा है। तो वो जो लोग कहते हैं ना सर कि एक जबान बोलते हैं, सर हमारे ना कस्टम्स एक है ना हमारे ट्रेडिशंस एक हैं, राइट? जबान ठीक है, एक है, ठीक है, जिसमें हिंदी उर्दू मिक्स्ड एक लैंग्वेज दोनों लोग बोलते हैं। वो कई लोग यहाँ पे भी बोलते हैं, पाकिस्तान में तो सभी लोग बोलते हैं। दैट्स ओके सर।
बात यह है ना कि हमें पाकिस्तान से रिलेशन रखने का फायदा क्या है? क्या हमें इसीलिए करना है क्योंकि काफी लोग दिल्ली में भी कहते हैं कि बेटा हमारे जो बाप दादा आए थे लाहौर से और ये बड़ा था वो बड़ा था, कि इमोशनल बातें, ये सब सर बेकार की बातें हैं। ठीक है, ये सब बेकार की बातें हैं कि बड़ी याद आ रही है लाहौर की। क्यों आ रही है याद? आपको तो वहां से ट्रेन में लाशें भेजी थी यहाँ पे, और यहाँ से भी लाशें गई थी। ऐसी बात नहीं है कि यहाँ वाले कुछ खास शरीफ थे, उसमें हिंदू भी मरे, उसमें मुसलमान भी मरे। यहाँ से भी ट्रेनें आई, वहां से भी ट्रेनें गई। तो ये जो प्यार है सर, ये जो ये फ्रॉड है सर, ये सिंथेटिक है, ये बनाया गया है जबरदस्ती। आप कत्लो गारत इतनी हो चुकी है दोनों मुल्कों के बीच में, चार चार जंगें हो चुकी हैं, पंजाब में टेररिज्म हो चुकी है, कश्मीर में टेररिज्म हो चुकी है। ठीक है सर, 26/11 पार्लियामेंट अटैक, अक्षरधाम अटैक, यू नेम इट सर। कितने सैकड़ों तो यहाँ पे अटैक हो चुके हैं। उड़ी की बात कर लीजिए, पुलवामा की बात कर लीजिए। ये कौन से प्यार की हम बात करते हैं सर? हम कौन से कॉमन कल्चर की बात करते हैं? हम बात करें कि ठीक है सर, आप भी मक्के की रोटी सरसों का साग खाते हो, हमारे यहाँ भी पंजाब में बड़ा मक्के की रोटी सरसों का साग चलता है, फिर आप धमाके में हमारे 15 बंदे मार दो। ये कौन सा कॉमन कल्चर है सर? और इस कॉमन कल्चर का फायदा क्या है? ये कॉमन कल्चर किसका किसका फायदा कर रहा है? हमारा इंडिया का तो नहीं कर रहा कम से कम। ठीक, तो फिर उसको खत्म ही करें सर। ये सब ये दकियानूसी बातें हैं सर, ये बेकार की बातें हैं। कुछ देयर आर सम पीपल हु डोंट लिव, भारत में ऐसे कई सारे लोग हैं जिनका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है, उनका हकीकत से कोई संबंध नहीं है सर। वो अपनी हवा में उड़ते रहते हैं कि अगर सिद्धू साहब इज अ केस इन पॉइंट, वो कभी आर्मी चीफ के वहां पे जाके गले, जनरल बाजवा के गले लग जाते हैं। एंड ठीक है, पाकिस्तानी आर्मी इज, मैं एक और बात कहना चाहूंगा, थोड़ी सी अटपटी है सर, और हो सकता है आपके व्यूअर्स को थोड़ी सी अटपटी लगे, लेकिन ये बात सच है। आई एम ऑल्सो फौजी सर, ठीक है, और मुझे पाकिस्तानी फौज के लिए कोई प्रेम नहीं है दिल में। देयर इज नो लव लॉस्ट फॉर द पाकिस्तान आर्मी, इट्स एन एनिमी आर्मी सर, लेट मी बी वेरी दिस थिंग। बट जनरल बाजवा इज, यू नो, इन स्पाइट ऑफ बीइंग एन एनिमी, ही इज द आर्मी चीफ सर ऑफ द पाकिस्तान आर्मी। मुझे अच्छा लगे ना लगे, ही इज द आर्मी चीफ सर, एंड आर्मी चीफ इज एन इंस्टीट्यूशन इनटू हिमसेल्फ। इस आदमी को किसी ने सिखाया नहीं, किसी ने बताया नहीं कि तुम आर्मी चीफ के जाके गले नहीं लगते ऐसे। मतलब आपको, ठीक है, मुझे जनरल बाजवा बिल्कुल पसंद नहीं है, बट एट द एंड ऑफ द डे ही इज द आर्मी चीफ ऑफ एन आर्मी सर। ये जाके सिद्धू किसी के भी गले लग जाता है, किसी को भी बोल देता है मेरा तुम्हारा भाई नहीं है, ही इज द आर्मी चीफ, ही इज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द पाकिस्तान आर्मी। इट मे बी एन एनिमी आर्मी, बट द आर्मी चीफ इज एन इंस्टीट्यूशन। तो ये किससे कैसे बात करनी है, क्या तमीज होती है उसकी? अब वो पहुंच गया, इमरान खान मेरा भाई है, वहां पे पहुंच गया, बेगानी शादी अब्दुल्ला दीवाना, ट्रेड करनी चाहिए, उससे पूछो ट्रेड रोकी किसने है? हमने तो नहीं रोकी ट्रेड, ट्रेड तो पाकिस्तान ने रोकी है। तो अपने बड़े भाई से जाके बात कर। भाई साहब, आपने मुंबई टेररिस्ट अटैक की बात की, आज ऑलमोस्ट 13वां साल हो गया, और भारत में कैसे इसको आज भी देखा जा रहा है, उन ज़ख्मों को, और उसके साथ साथ जो कल्प्रिट्स भारत का कहना है कि पाकिस्तान में दंदनाते फिर रहे हैं। तो क्या आज के दिन डिमांड भारत की आपको नज़र आती है? सर दे शुड बी ब्रॉट टू जस्टिस, और मैं तो ये कह रहा हूं, अगर आप मुझसे पूछें मैं तो ये कहूंगा कि इंडिया शुड वेरी अग्रेसिवली टेक इट अप सर, वेदर इट इज डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स, फाइनेंशियल इनिशिएटिव्स। जब आपके पास प्रूफ है और आपको ऐसा पता है कि ये पाकिस्तान के थ्रू हुआ, और पाकिस्तान में भी सर 26/11 के 3-3 एफआईआर फाइल करें पाकिस्तानी स्टेट में। तो जो पाकिस्तानी इंडियन टेलीविजन पे आके झूठ बोलते हैं ना कि हमारा कुछ लेना देना नहीं और 26/11 इंडिया ने कर दिया और इंडिया की साजिश थी, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, है ना? तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर इंडिया ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर दिया तो तुम लोगों ने फिर हाफिज सईद के ऊपर केस क्यों करा? तुम लोगों ने 3-3 एफआईआर क्यों फाइल करे लोगों के ऊपर? भाई तुम मना कर देते, इंडिया झूठ बोल रहा है बोल देते। नहीं बोला इन्होंने, इनको भी पता है, इनको भी पता है। दे हैव फाइल्ड एफआईआर सर इन पाकिस्तान, पाकिस्तान की कोर्ट्स में एफआईआर पेश हो चुके हैं, केसेस चले हैं। कहने की बात यह है कि उन्होंने केस चल के रफा दफा कर दिया कि हमारे कोर्ट्स ने बोला कि कोई सबूत नहीं मिला। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज, जो इतने सारे लोग मर गए सर बॉम्बे में, जो फॉरेनर्स जो गेस्ट आए थे उनकी जानें चली गई, जो हमारे पुलिस वाले, हमारे एनएसजी वाले जो शहीद हो गए वहां पे, राइट? देयर शुड बी सम अकाउंटिंग फॉर लाइव्स, there should be some accounting for life, and it is the job of the government to hold those people responsible, sir. And there are various ways, I don't want to say publicly on the platform, but those people must be brought to justice. जी मेरे साहब, आज हम हमसे बहुत सारे डिफरेंट एंगल से बातचीत कर रहे हैं। पाकिस्तान में एक और बहस सोशल मीडिया पर भी और इवन कन्वेंशनल मीडिया पर भी चल रही है, और पाकिस्तान जैसा कि हर सोसाइटी की तरह डिवाइडेड है, लिबरल लोग भी हैं, रवायती लोग भी हैं, और पाकिस्तान के केस में ख़ास तौर पर प्रो एस्टेब्लिशमेंट एक बहुत बड़ा चंक होता है।
भारत के जो किसान आंदोलन चल रहे थे ज़्यादा शिद्दत के साथ, अब ज़रा कम हो रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बड़ा दिल दिखाते हुए ये कहा कि हम इन फार्म लॉज को रिपील करने की इसलिए बात करते हैं कि लगता है कि हम कन्विंस नहीं कर सके अपने कुछ लोगों को। ये एक बड़े दिल की बात थी। अच्छा, पाकिस्तान में इसको दो तरह से देखा जा रहा है। एक तो वो उसी तरह के नारे लगाए जा रहे हैं जी कि जय किसान हो गई, ठीक है, वो भी अच्छी बात है, वो तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद भी कहते हैं कि मैं उनके साथ हूँ। लेकिन उसके साथ साथ जो लिबरल तबका है पाकिस्तान का, वो सोशल मीडिया पे कह रहा है, आर्टिकल लिख रहा है कि ये देखिए कितनी अजीम बात है भारत की कि इतने बड़े बड़े प्रोटेस्ट, इतने वायलेंस के बावजूद कोई आदमी लापता नहीं हुआ, किसी किसान के लापता होने की खबर नहीं है, उनको मुकम्मल आज़ादी है। तो एक तो हमें मेरे साहब ये बताइए कि भारत में ये जो किसान फार्म लॉज जो थे, इसको जो रिपील करने की बात है, वो आपको कैसे दिखती है, और फिर पाकिस्तान के जो डिफरेंट नेटिव्स हैं उस पर आपकी कमेंट्री क्या बनती है? देखिए साहब, फार्म लॉज जो मोदी जी ने बोला था कि हम शायद अपने किसान भाइयों को कन्विंस नहीं कर पाए और हम ये फार्म लॉज वापस लेते हैं, उन्होंने माफी मांगी। उन्होंने ही अपोलोजाइज्ड एंड ही सेड कि सब हम नहीं कर पाए और ठीक है, अगर आप लोग कन्विंस नहीं है तो हम वापस लेते हैं। कहानी खत्म सर। अगर प्रधानमंत्री देश के किसानों के सामने झुकता है तो इसमें क्या बुरी बात है? इंडियन सिटीजन्स तो हैं सर, इंडियन सिटीजन्स तो हैं। और खुद नरेंद्र मोदी जी अपने आप को प्रधान सेवक कहते हैं। सेवक कहते हैं सर जो सेवा करता है, जो खिदमत देता है। तो कहते हैं सबसे बड़ा खिदमत देने वाला मैं हूं। आई एम नॉट द प्राइम मिनिस्टर, मैं मालिक नहीं हूं देश का। प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं मैं देश का मालिक नहीं हूं, मैं देश का सेवक हूं। तो अगर सेवक और जनता को जनार्दन कहा गया, भगवान कहा गया, अगर खल्क के सामने, जनता के सामने प्रधानमंत्री हाथ जोड़ते हैं तो कोई गलत बात नहीं है, अच्छी बात है। मुझे लगता है बहुत अच्छा मैसेज है। ठीक है, इसमें राय हो सकती है कि उनको करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, वो बात की बात है। तो जो पाकिस्तानी ये कहते हैं कि मोदी झुक गया, तो किसके सामने झुका मोदी? अगर झुका है तो अपने लोगों के सामने, राइट, अपने लोगों के सामने। मोदी किसी आईएमएफ के सामने तो नहीं झुका ना सर, किसी वर्ल्ड बैंक के सामने तो नहीं झुका, किसी चाइना, किसी अमेरिका, किसी सऊदी अरेबिया के सामने तो नहीं झुका ना। अपने भाइयों के झुकने में कैसी शर्म है? अगर आप मेरे बड़े भाई हैं, मैं आपके सामने झुक जाता हूं तो कौन सी शर्म है? दैट्स ऑल राइट। और जो पाकिस्तानी लिबरल्स कह रहे हैं कि कोई गायब नहीं हुआ, ये मैंने सोचा नहीं था। जब आपने मुझे बताया, देन आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट इट कि यहाँ कोई गायब, हमें आदत नहीं है सर लोगों के गायब होने की, यहाँ पे होते नहीं है गायब। तो आई थिंक इट मस्ट बी अ नोवेल्टी इन पाकिस्तान दैट इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, कोई गायब नहीं हुआ। लेकिन हाँ, सही बात है, कोई गायब नहीं हुआ, कुछ जाने गई लोगों की। देयर वाज सम एक्सपोजर टू कोल्ड, और आई थिंक कुछ और भी चीजें हुई थी, कुछ वायलेंस भी हुआ था जिसमें लोगों की जाने गई हैं। कुछ हुआ था, झड़प भी हुई थी जिसमें लोगों की जाने गई हैं। कितनी जाने गई मेरे पास एग्जैक्ट फिगर्स नहीं है, लेकिन नाउ इट्स ओवर। सरकार ने बोला ठीक है। देखिए, मैंने फार्म लॉज पढ़े हैं सर, और मुझे ऐसा लगा है कि फार्म लॉज जो है, आप उसको प्रो मोदी या एंटी मोदी मत देखिए, आप ये देखिए उसको मेरिट पे। हमारे इंडिया में भी एक कमी है लोगों की सर, दिमाग नहीं लगाते, इमोशनल हो जाते हैं, ठीक है ना, कि अगर ये मोदी के खिलाफ है तो मैं कूद पड़ूंगा कि कि मुझे विरोध करना है किसी भी तरीके से, कुछ भी हो जाए। तो मैंने फार्म लॉज पढ़े, मुझे तो ठीक लगे, लेकिन सर मेरी इतनी समझ भी नहीं है फार्म लॉज की, लीगल मैटर्स की मेरी समझ नहीं है, ना मैं फार्मर हूं, ठीक है। तो मेरा ओपिनियन, फार्म लॉज सही है या गलत है, मेरा ओपिनियन इतने सीरियसली नहीं लिया जाना चाहिए इस मामले में कि मेजर गौरवारी ऐसा कुछ सोचते हैं, क्योंकि नीदर एम आई द इंपैक्टेड पार्टी सर, नीदर डू आई हैव नॉलेज। मैं खुल के बोल रहा हूं, मुझे इतनी समझ नहीं है, इतना इल्म नहीं है, इतनी अकल भी नहीं है कि मैं फार्म लॉस समझूं वो अच्छे हैं बुरे हैं, फार्मर्स ने ठीक करा गलत करा, मोदी जी ने ठीक करा गलत करा, हु एम आई टू कमेंट सर, गलत करा ठीक करा। लेकिन अगर किसानों को नहीं पसंद आए या किसानों को ऐसा लगा कि हमारे हक में नहीं है, तो ठीक है सर, इट्स डेमोक्रेसी, यहाँ पे चलता है सर। 4 कदम अगर आप आगे लेंगे तो 1 आध कदम आपको पीछे भी लेना चाहिए। और इसमें एक और चीज है ना सर, कि अगर हम तरक्की भी कर लें, और ये बहुत बड़ा मैसेज है चाइना को सर, ये चाइना को और पाकिस्तान दोनों देशों को ये जो फार्म लॉज रिपील करें, बहुत बड़ा मैसेज है। अगर हम तरक्की भी कर लें और अगर हम अपने भाइयों को साथ में ले जाएं तो तरक्की कैसी है सर, है ना। चाइना तरक्की करता है सर, दंदनाता हुआ तरक्की कर रहा है, तो लोगों को साथ नहीं ले जा सकता। अगर मैं हूं सर, मेरे 5 भाई हैं और मैंने खूब तरक्की कर दी और मेरे पांचों के 5 मेरे बाकी 5 भाई अगर पीछे छूट गए, तो ये कैसी तरक्की सर, ये तो खोखली तरक्की है। तो मुझे लगता है कि ठीक है सर, वी हैव टेकन मेनी स्टेप्स फॉरवर्ड सर। अगर एक स्टेप पीछे लिया और उससे हमारे छूटे हुए भाई अगर हमसे जुड़ गए, मैं अग्री करूं ना करूं सर, मोदी जी ने सही करा गलत करा, मेरी इतनी समझ भी नहीं है सर, ना किसानों के प्रति ना किसानों के खिलाफ, दोनों तरफ की मेरी समझ नहीं है, राइट।
और मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है फार्म लॉज की, इन स्पाइट ऑफ हैविंग रेड इट, आई एडमिट दैट इट कुड बी शैलो। हो सकता है मेरी अंडरस्टैंडिंग ही शैलो हो सर। मे बी आई डोंट अंडरस्टैंड द रिपरकशंस, चाहे मैं उस व्यू से, उस विजन से नहीं देख पाता। लेकिन एट द सेम टाइम सर ठीक है, अगर हम कुछ अपने भाइयों को साथ लेके चले तो ठीक है सर, इट्स गुड। डेमोक्रेसी में चलता है, आगे पीछे होता है। जी, बहुत अहम बात की आपने। और देखिए मेरे साहब, जहाँ पाकिस्तान की लिबरल फोर्सेस रश्क से देख रहे हैं कि भाई भारत में डेमोक्रेसी का प्रोसेस बहुत बढ़िया, बहुत आगे है, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में नहीं है, इसी तरह वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स को भी बहुत रश्क की निगाह से देख रहे हैं। वो वाज़े तौर पर देख रहे हैं कि भारत बहुत लंबे अरसे से और फिर कोविड के बाद एक बार फिर से तरक्कियों की राह पे है, जबकि पाकिस्तान में कोई इकोनॉमिक फ्यूचर नज़र नहीं आता। ये मैं आपको बता रहा हूँ, नुक्ता नज़र पाकिस्तान के जो सेंसिबल पढ़े लिखे लोगों का है, वो उसको वाज़े तौर पर देख रहे हैं। ये गूंज आपको या ये कंपैरिजन आपको भारत में बैठे हुए भी नज़र आता है? नहीं बिल्कुल, मैं तो पाकिस्तान को ताहिर साहब बड़ी क्लोजली स्टडी करता हूँ, और मैं पाकिस्तान को रोज पाकिस्तानी न्यूज़पेपर्स पढ़ता हूँ, उनके टीवी प्रोग्राम देखता हूँ सर। और हाँ, ये मैंने भी, जो आप कह रहे हैं सच बात है सर, मैंने भी इसको अपने कानों से सुना है, आंखों से देखा है। इसमें दो बातें सर। अ, हमारे जो इकोनॉमी के फंडामेंटल्स हैं सर, वो ठीक ठाक हैं। क्या हमारी इकोनॉमी परफेक्ट है? बिल्कुल नहीं। क्या हमारी डेमोक्रेसी परफेक्ट है? बिल्कुल नहीं। क्या हमारी सेकुलरिज्म परफेक्ट है? बिल्कुल नहीं सर। हम ये नहीं कह रहे कि हम लोग परफेक्ट हैं, लेकिन हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि हमारे फंडामेंटल स्ट्रांग हो, हमारी इकोनॉमी के फंडामेंटल स्ट्रांग हो। पाकिस्तान की इकोनॉमी इसलिए गड़बड़ा रही है सर क्योंकि उसके फंडामेंटल्स वीक है सर, उसके बेसिक्स कमजोर हैं। उनके एक्सपोर्ट, आप देखिए पाकिस्तान में जो एक्सपोर्ट्स हैं वो ना के बराबर हैं। ठीक है, आप पाकिस्तान का टैक्स बेस देखिए, बहुत कम है सर। इट्स अ वेरी स्मॉल टैक्स बेस। तो पैसा कहां से कमाएंगे सर? पैसा किस तरीके से कमाएंगे आप? हाउ हाउ विल यू अर्न मनी? यू कैनॉट अर्न मनी बिकॉज देयर इज नो मनी। आप रेमिटेंसेस पे अच्छा, एक और चीज है बड़ी इंपॉर्टेंट, जो पाकिस्तान बड़ा रश करता है इस पे कि हमारे बिलियंस ऑफ डॉलर्स के रेमिटेंसेस आते हैं। एक्चुअली देखिए सर, ऐसा होता है कि जो हमारे पास भी ऐसे हैं जो लोग हैं जो थोड़ा सेमी स्किल्ड टाइप के लोग हैं, जो और पाकिस्तान में भी हैं सर, जो टैक्सीज चलाते हैं, जो प्लम्बर्स हैं, जो कारपेंटर्स हैं, जो इलेक्ट्रिशियंस हैं, जो बेसिक काम करते हैं सर, गल्फ में करते हो, मिडल ईस्ट में करते हो, कनाडा में करते हो, कहीं पर भी करते हो सर, सेमी स्किल्ड लेबर। हमारा भी है, पाकिस्तान का भी है। लेकिन पाकिस्तान का और हमारा सेमी स्किल्ड लेबर और हमारे स्किल्ड लेबर में, या हमारे जो टॉप लोग जाते हैं उसमें यह फर्क है सर कि अगर कोई इंडियन टैक्सी ड्राइवर है, अगर कोई इंडियन ऐसा काम करता है जिसको आप कायदे से सेमी स्किल्ड कह सकें, या फिर मुझे एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी नहीं पता, बट ऐसा इतना हाईली पेइंग नहीं है। ये बात भी सच है कि टॉप कंपनीज के सर दुनिया भर में सीईओज जो हैं इंडियंस हैं। ठीक है सर, तो ऐसी बात नहीं है कि इंडियंस ऐसा काम नहीं करते, इंडियन टैक्सी ड्राइवर गल्फ में नहीं है, या इंडियन लेबर नहीं है जो साइट पे काम करता है, जो ईंटें ढो रहा है या जेसीबी चला रहा है, कुछ ऐसा, ऐसे बात नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तानी और सारे के सारे इंडियन सीईओज हैं। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि हमारे यहाँ थोड़ा सा बैलेंस है, पाकिस्तान में बैलेंस नहीं है। राइट सर, पाकिस्तान में बैलेंस नहीं है। ऊपर से पाकिस्तान ने क्या करा है कि सबसे पाकिस्तान ने लड़ाई मोल ली है सर। पाकिस्तान ने सबसे लड़ाई मोल ली है। सऊदी को आंखें दिखा दी, अमेरिका को आंखें दिखा दी, आपने यूरोप को आंखें दिखा दी, आप सभी से झगड़ा कर रहे हैं, चाइना वैसे ही आपसे खफा है। तो फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि कहां जाएगा पाकिस्तान? तो इसलिए इकोनॉमी इंडिया की, इसलिए सर वी रियलाइज, हमें एक बात इंडिया को ये रियलाइज हो गई, एक जमाना ऐसा था सर जब हमारा सारा सोना गिरवी था। मैं अर्ली 90s लेट 80s की बात कर रहा हूं, हमारे भी हाल बहुत खराब थे। लेकिन फिर ठीक है, उस जमाने में प्राइम मिनिस्टर थे नरसिम्हा राव, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन सर, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, और डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे। मैं माफी चाहूंगा अगर मेरे मुंह से गलत नाम निकल गए, लेकिन जितना मुझे याद है मैं वैसे बता रहा हूँ। और इन लोगों ने सर काम करा है सर, धक्का मारा इन लोगों ने, धीरे 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 इकोनॉमी को ट्रैक पे लाए। और हमारे पास वैसे ही शुरू से ही डे वन से एक एजुकेशन बेस तो था, इंस्टीट्यूशंस ऑफ एक्सीलेंस थे हमारे पास, आईआईएम्स थे, आईआईटीज थे। मोदी जी ने क्या करा है सर कि मोदी जी ने कोशिश करी कि इकोनॉमी में ना, जैसे स्टेरॉइड्स लगते हैं ना किसी के, दैट इज व्हाट ही इज अटेम्प्टिंग टू डू। ये जैसे बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, तो ये वेन्स एंड आर्टरीज हैं कंट्रीज की सर। ये बड़ी बड़ी जो हाईवेज और एक्सप्रेसवेज मोदी जी बना रहे हैं, दीज आर द वेन्स एंड आर्टरीज ऑफ इंडिया सर। ये इंडिया को नेक्स्ट लेवल की 21st सेंचुरी की इकोनॉमी से जोड़ के उसको सरपास करके कल चाइना को टक्कर देना, ये इसकी तैयारी आजकल हो रही है। नितिन गडकरी जी हैं सर जो मिनिस्टर हैं,
कि वो सड़कें बनाते हैं सर। ये दिन रात सड़कें बन रही हैं इतने। अभी उन्होंने अनाउंस करा है कि 2 लाख पता नहीं कितने लाख किलोमीटर तो सड़कें बनेंगी पूरे भारत में। तो और ये बन भी रही हैं सर, वो बना भी रहे हैं गडकरी जी। ही इज डिलीवरिंग ऑल्सो ऑन ग्राउंड, समय से पहले, विद इन द बजट, जो पहले इंडिया में नहीं होता था। तो ऑल द फंडामेंटल्स आर इन प्लेस सर, और कमियां हैं अभी भी, वो कमियां दूर करेगी। तो वी आर होपफुल कि हमारी इकोनॉमी अच्छी है। एज फार एज पाकिस्तान इकोनॉमी इज कंसर्न सर, पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी सर लोन और एड पे डिपेंड है। एक कंट्री सर जिसमें मैक्सिमम, आप बताइए कि मैक्सिमम बंदे जो हैं 70% 80% ऑफ द पीपल आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर बेस्ड इनकम सर। ये पाकिस्तान में जो मैंने जितना मैं जानता हूं, और माफी चाहूंगा अगर मैं गलत बोल रहा हूं, लेकिन मैक्सिमम पीपल आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। वो मुल्क नेट इंपोर्टर ऑफ फूड ग्रेन्स अगर है और $10 बिलियन से ऊपर फूड ग्रेन वो हर साल इंपोर्ट कर रहा है, तो ये तो ये लॉजिक ही मेरे समझ के बाहर है सर। अगर आपके ज्यादातर बंदे किसान हैं, आपके ज्यादातर बंदे खेत से अनाज उगा रहे हैं, और फिर आप बाहर से भी इंपोर्ट कर रहे हो, सो देयर इज समथिंग ड्रास्टिकली रॉन्ग इन द वे पाकिस्तान इज मैनेजिंग ऑल दिस। बस यही चीज मुझे समझ में नहीं आती सर, कि पाकिस्तान बना क्या रहा है, एक्सपोर्ट क्या कर रहा है और इंपोर्ट क्या कर रहा है, और लॉजिक क्या है उसका। क्योंकि पाकिस्तान स्टडीज में तो बोला है कि आपके 6 मौसम है, 8 पता नहीं कितने मौसम है, दुनिया भर की नदियां आपके पास हैं, आपकी मिट्टी इतनी जरखेज है कि आप मिट्टी के ऊपर मिट्टी फेंकें तो पहाड़ उग जाता है। पता नहीं क्या क्या स्टोरी सुना रखी है सर पाकिस्तान स्टडीज में। अगर ये सब सच है जो पाकिस्तान स्टडीज में लिखा है, तो फिर इतनी प्रॉब्लम क्यों है पाकिस्तान में? आखिर अगर हिंदू साजिश कर रहा है तो कितनी कर लेगा सर साजिश? कितनी? अगर मैं ही हूं हिंदू, मैं कितनी साजिश कर लूंगा सर? दिन में 24 घंटे ही तो साजिश कर लूंगा सर, 24 घंटे में से मैं 36 घंटे तो साजिश नहीं कर लूंगा। तो फिर सारी नदी आपके पास, मिट्टी आपकी दुनिया में सबसे जरखेज, सारी नियमतों से आपको नवाजा गया है, फिर प्रॉब्लम क्यों है? देखिए, बात यह है कि सिर्फ और सिर्फ जो रश का मामला है वो इकॉनमी या डेमोक्रेसी के मामले में ही नहीं है, डिप्लोमेसी के मामले में भी है। अभी जो कोविड के बाद की जो सूरत हाल है, अभी अगर से कोविड पूरी तरह ख़त्म तो नहीं हुआ, लेकिन जो थोड़ी बहुत नॉर्मलाइज ज़िंदगी हुई है उसमें भी दुनिया को पता चला कि रोम हो, वाशिंगटन हो, ग्लासगो हो, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को वर्ल्ड लेवल लीडर के तौर पर ट्रीट किया जाता है, भारत को एक इंटरनेशनल स्टेक होल्डर के तौर पर ट्रीट किया जाता है। तो ये जो सारी की सारी डेवलपमेंट है, एक भारतीय होने के नाते में सब आपको कैसे दिखती हैं और कितना आपको इस पे फख्र होता है? सर फख्र तो बहुत है जब मोदी जी जाते हैं सर, और आप 2+2 डायलॉग हो रहे हैं सर, क्वाड का हिस्सा बन रहे हैं, एक और दूसरा क्वाड बना है, जैसे इसराइल भी है, यूएई भी है, और हर जगह से भारत की इतनी पूछे तो जाहिर सी बात है। बट एक और चीज है इसके पीछे सर, इमरान खान ने, आपको याद होगा सर, आई थिंक 1 साल पहले कोविड के बीचों बीच अपने सारे डिप्लोमेट्स को बुलाया था और लथाड़ा था बुरी तरीके से सर, बुरी तरीके से उनको टाइट करा था कि तुम लोग नालायक हो और काम नहीं करते, इंडिया को देखो। वो इतना, मैं देखिए बात ये ना कि सर पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स अच्छे हैं बुरे हैं, आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू कमेंट सर, मैं तो कोई एक्सपर्ट हूं नहीं डिप्लोमेसी में, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि डिप्लोमेट्स के साथ भी तो कुछ होना चाहिए सर खेलने के लिए। इंडिया के डिप्लोमेट्स हैं सर, जब इंडिया के डिप्लोमेट्स, ठीक है चलिए हम मानते हैं कि इंडिया के डिप्लोमेट्स ज्यादा कमिटेड हैं, चलिए मान लिया फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट एकेडमिक्स, हमने मान लिया कि पाकिस्तान से ज्यादा इंडिया के डिप्लोमेट्स कमिटेड हैं, लेकिन इंडिया के डिप्लोमेट्स के पास कुछ तो है कहने के लिए सर। इंडिया के डिप्लोमेट फॉर एग्जांपल अगर बात करेंगे किसी मुल्क से, अफ्रीका के किसी मुल्क से बात करेंगे, कीनिया के लिए, दिल से कि हम यहाँ पे इतना इन्वेस्टमेंट करेंगे, इतना ये करेंगे वो करेंगे, ठीक है, पाकिस्तान क्या बोलेगा सर? क्योंकि डिप्लोमेसी तो लेन देन का नाम है, ये पाकिस्तान में सिर्फ लेन लेन है, देन तो है नहीं। इन्होंने बोलना क्या है? सर, इन्होंने तो यही बोलना है ना कि कश्मीर पे एक बयान दे दें, और एक बार बयान दे दिया आपने फिर पैसे दे दें, और तीसरी बात तो उन्होंने कुछ करनी नहीं है, मतलब कि देयर इज नथिंग एल्स पाकिस्तान इज स्पोकन ना। आप देखिए इमरान खान जब भी बाहर जाते हैं, अगर यूएन में इमरान खान की स्पीच है तो ही इज जज्ड बाय कि उन्होंने कितनी बार कश्मीर का मसला उठाया। पाकिस्तानी कौम भी तो ऐसी है ना, उनकी ट्रेनिंग वैसी है कि भाई आपने कश्मीर 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 करा कि नहीं करा। अब वो बेचारा सब तोते की तरह कश्मीर कश्मीर कर, अब दुनिया का तो कश्मीर से मूड हट गया है, क्योंकि दुनिया कहती है, अब ये कहते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल सर, ठीक है, एर्दोगान तो टाइट हो गया, एर्दोगान से तुर्की का तो मामला भी बुरा चल रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल ये गए सर, जर्मनी गए, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये गए नहीं पर मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, इमरान खान पहुंच गए जर्मनी। अब जर्मनी के चांसलर से इनकी बातचीत चल रही है, बोला कि मैडम ऐसा है कि आप
जरा कश्मीर पे एक बयान दे दीजिए। तो उसने बोला ठीक है खान साहब, हम कश्मीर पे बयान दे देंगे। अच्छा खान साहब आप बताइए आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं? तो इन्होंने बोला मैडम हम आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकते, हमने आज तक किसी के लिए कुछ नहीं करा जो आपके लिए करेंगे, लेकिन कश्मीर के ऊपर बयान दे दीजिए। अच्छा चलिए, जर्मनी ने एक बार दे दिया, दो बार दे दिया, तीसरी बार जर्मनी भी हाथ खड़ी कर देगी, यार तुम हर समय मांगने के लिए आते हो, देने के लिए तुम्हारे पास कुछ है नहीं, हमारा क्या लेने देना कश्मीर के साथ? जर्मनी की तरफ से कश्मीर कहीं पे भी हो, चांद पे हो, इंडिया पाकिस्तान पे ना हो, चांद पे हो, जर्मनी कहेगा हमें क्या लेने देना भाई, तुम 24 घंटे एक ही रात। और लोगों ने कहना शुरू कर दिया है, ताहिर साहब लोगों ने ये बात कहनी शुरू कर दी है कि तुम यार एक ही गाना गाते हो, यार एक ही गाना गाते हो, हमें नहीं सुनना वो गाना क्योंकि हमारे मफाद में नहीं है वो गाना, हमारे फायदे की तो बात करो कभी कभी। अगर 10 बार तुम कश्मीर करते हो तो 5 बार हमारी भी तो फायदे की बात करा करो। फायदा आप किसी को पहुंचा नहीं सकते। आपने डिप्लोमेसी की बात करी था, ऐसा पाकिस्तान की डिप्लोमेसी क्यों कमजोर है? इसलिए कमजोर है क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी कमजोर है। अगर ये 20 साल तक, मैं आपको बता रहा हूं, ये कड़वी लगेगी पाकिस्तानी, पर मैं कई पाकिस्तानियों को बोल चुका हूं और अग्री करते हैं मुझसे, अगर 20-25 साल तक पाकिस्तान ये बोले कि ना हम कश्मीर करेंगे, ना हम फिलिस्तीन करेंगे, ना हम जिहाद करेंगे, ना हम चाइना करेंगे, ना हम इंडिया करेंगे, ना हम कुछ करेंगे, हम 25 साल तक सर अपना स्लीव्स फोल्ड करके अपना सर नीचे करेंगे, मेहनत करेंगे और अपनी इकोनॉमी जो हमारी मैशत है, हम अपनी इकोनॉमी को टॉप में ले जाएंगे। अगर इन्होंने ये कसम खा ली पाकिस्तानियों ने, तो सर इनके कश्मीर के बारे में भी, फिलिस्तीन के बारे में भी सब सुनेंगे, क्योंकि इनकी जेब में पैसा होगा। जब पैसा होता है सर, गर्मी रहती है आदमी में, सिंपल सी बात है। अब पैसा इनके पास है नहीं सर, और बस इनका यही राग है सर। एक ही तो स्टोरी है पाकिस्तान की कि आप जी कश्मीर के बारे में एक बयान दे दें, और एक बार बयान दे दिया फिर पैसे दे दें। अब ये दिस इज और हमें अपनी डिप्लोमेसी पे इतना फर्क है क्यों? फक्र इसलिए है, फक्र हम इसलिए मानते हैं, और मोदी जी जब भी जाते हैं डील साइन करके आ रहे हैं सर, अरबों डॉलर की डील, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, एलॉन मस्क से मिल रहे हैं कि टेस्ला इंडिया में क्या बनाएगी, माइक्रोसॉफ्ट के कैंपसेस खुल रहे हैं यहाँ पे, लेटेस्ट क्या है, स्टारलिंक की बात चल रही है इंडिया में। अच्छा S-400 आ रहा है, वहां से S-500 की बात चल रही है, AK-203 की फैक्ट्री यहाँ पे अमेठी में खुल रही है। ये सब डिप्लोमेसी की बातें, अब इंडिया क्वाड का हिस्सा हो गया। ऑल दिस कम्स फ्रॉम फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। जब आप लोगों से मांगेंगे नहीं, जब आप देने के स्कोप उसमें होंगे सर, व्हेन यू कैन गिव पीपल समथिंग देन पीपल विल रिस्पेक्ट यू। तब आपकी, तो मुझे लगता है इमरान खान ने जो अपने डिप्लोमेट्स को डांटा सर, गलत डांटा, वो बेचारे जेब उनकी खाली है। ठीक है सर, वो तांगे का घोड़ा है ना सर, उसने 3 दिन से कुछ खाया नहीं, आप उसको हंटर मारते रहो कि तू भाग, सवारी लेके 6-6 8-8 सवारी लेके भाग, वो बेचारा भूखा घोड़ा कब तक भागेगा? कलैप्स कर जाएगा। उनकी डिप्लोमेसी इसलिए कलैप्स हो रही है बिकॉज द डिप्लोमेट्स हैव नथिंग टू गिव। आप उनको गालियां दे दीजिए, आप उनको गाली गुफ्तारी करिए, डांटिए, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज वो डिप्लोमेट अपनी क्या स्टोरी सुनाएगा? वो सॉफ्ट पावर है नहीं पाकिस्तान के पास, पैसा है नहीं पाकिस्तान के पास, वो बेचारा पाकिस्तानी डिप्लोमेट क्या बोलेगा सर? वो जर्मनी, क्या आप बात ले लीजिए, वो जाएगा जर्मन डिप्लोमेट से क्या बात करेगा कि आप कश्मीर की बात करिए, मैं आपको उसके एवज में ये देता हूं, क्या बोलेगा? ही हैज नथिंग टू गिव सर। तो इसलिए मायूस होकर आते हैं। देखिए, एक बहुत बड़ा मसला उस रीजन का, अफ़गानिस्तान का है, और तालिबान के आ जाने के बाद सिचुएशन फिर थोड़ी सी अनप्रेडिक्टेबल हो चुकी है। अगरचे आज के तालिबान हाथ जोड़ के खड़े हैं पूरी दुनिया के सामने, और अमेरिकन के साथ भी उनकी मीटिंग्स हो रही हैं, बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है, मगर कोई मामलात आगे नहीं बढ़ रहे। मगर मैं उसको देखता हूँ, पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मुईद यूसुफ के जो हालिया इंटरव्यू हैं उस कॉन्टेक्स्ट में, उनसे जब पूछा गया एक इंटरव्यू में कि भाई अब तो अफ़गानिस्तान में भारत नहीं रहा, उसके फुटप्रिंट्स नहीं रहे, फिर भी आप क्यों भारत को अफ़गानिस्तान में स्पॉयलर समझते हैं और आज भी समझ रहे हैं? तो अफ़गानिस्तान का, तालिबान का जो मामला है इस वक्त के भारत के कंसर्न्स टेररिज्म के हवाले से, या भारत की जो मदद हो सकती है अफ़गान्स को उसके हवाले से, और पाकिस्तान का जो इल्ज़ाम मुसलसल चल रहा है अब जबकि पुरानी हुकूमतें नहीं रही हैं अफ़गानिस्तान में, तो इस सारी सूरत हाल को मेरे सब भारत में कैसे देखा जाता है और आप कैसे देखते हैं? देखिए सर, ये मोहित यूसुफ मुझे नहीं लगता बंदा मैच्योर है, ये बच्चा सा ही है, इंटेलिजेंट है, ही इज अ गुड इंटेलिजेंट गाय, बट आई डोंट थिंक ही अंडरस्टैंड्स हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। इन्होंने पहले बोला भारत टेररिज्म कर रहा है, अब तो भारत नहीं है। अब इनसे पूछिए, कह रहे नहीं नहीं नहीं, पुराने कुछ लॉयल्टीज होंगी तब इसलिए हो रहा होगा। ये जो पाकिस्तान के खिलाफ टेररिज्म हो रहा है ना, अगर तालिबान 10 साल रहा है, 10 साल के बाद भी होगा। ठीक है सर, ये 10 साल के बाद भी होगा, रुकेगा नहीं।
क्योंकि दे आर नॉट एड्रेसिंग, ये खुद की गलती मानने को तैयार नहीं है। बड़ा एक अजीब सा एग्जांपल होगा। एक बॉडी है सर, अल्कोहलिक्स एनोनिमस, आपने सुना होगा, AA लिखते हैं वो, अल्कोहलिक्स एनोनिमस, और बड़ी पॉपुलर है, जहां पे जो भी शराब की जिसको लत होती है सर, वो अपनी लत छुड़ाने के लिए अल्कोहलिक्स एनोनिमस जाता है। और वहां पे पहली रिक्वायरमेंट है कि वो बंदा कबूल करे दैट ही इज एन अल्कोहलिक, वो पब्लिकली बोले और अपने आप को कबूल करे कि हाँ, यू नो, ये प्रॉब्लम है मेरे साथ अबाउट अल्कोहलिज्म, राइट, ये कबूल करे। मैं आपको बता रहा हूं, पाकिस्तान का अफगानिस्तान में मामला तब ठीक होगा जब अल्कोहलिक्स एनोनिमस से पाकिस्तान एक हिंट लेगा और सबसे पहले पाकिस्तान ये कबूल करे। हम ये नहीं कह रहे हमारे सामने माफी मांगे, बिल्कुल जरूरत नहीं है, हमें भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ना पाकिस्तान को रिक्वायरमेंट है कि दुनिया से माफी मांगे, लेकिन पाकिस्तान कहीं ना कहीं ये कबूल करे कि पाकिस्तान इज अ ग्लोबल माइग्रेन। प्रॉब्लम पाकिस्तान है सर, प्रॉब्लम और कोई मुल्क नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान ये कह रहा है कि आपने अफगानिस्तान के $10 बिलियन रोक लिया, वो फंड है जो कि तालिबान में, पाकिस्तान कह रहा है $10 बिलियन आपने रोक दिए। वो अफगानिस्तान के पैसे थे ही नहीं सर, वो तो अमेरिकन के पैसे थे, उन्होंने रोक लिया। भाई सेठ ने पैसे दिए, जब सेठ को लगा कि अब मैं नहीं दूंगा, सेठ ने रोक लिया पैसे, सेठ ने नहीं दिया, कहानी खत्म। अफगानिस्तान ने, आप अगर मैं इनसे पाकिस्तानियों से ये पूछ लूं, मोहित यूसुफ से, कि तुम पैसे 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 की बात करते हो, बताओ अफगानिस्तान ने $10 बिलियन कैसे कमाए, कौन सा एक्सपोर्ट करा था कि इनके पास $10 बिलियन आ गए? मोहित यूसुफ चुप हो जाएगा। ये अमेरिकन के पैसे हैं सर, उन्होंने देने थे दिए, नहीं देने थे नहीं दिए। अब आप अमेरिकन को थोड़ा बोल सकते कि नहीं तुम्हारे पैसे हैं तुम दो, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो पूरा भारत का एक ऐसा है कि अपने फेलियर किसी और पर डालना, अपने फेलियर। सर इनको मैं तो कह रहा हूं, अभी भी अफगानिस्तान, मैंने बहुत पहले बोला था तो पाकिस्तानी काफी ट्रोल कर रहे थे कि मेजर ने ऐसा बोल दिया कि अफगानिस्तान काबिज नहीं हो पाएगा। आज भी कहां काबिज है सर, आज भी कहां काबिज है अफगानिस्तान के ऊपर? सिर्फ औरतों के ऊपर हंटर चला के काबिज नहीं होते, उनसे मुल्क नहीं चल रहा है। आज वो घुटनों पे आ गए तालिबान कि हमें कुछ कर दो, हम परेशान हैं, उनसे मुल्क नहीं चल रहा। क्योंकि मुल्क चलाना, इस शरिया नाफिज करना, हिजाब पहनाना, लोगों को बोलना कि तुम मस्जिदों, इससे मुल्क नहीं चलता है। मुल्क पैसे से चलता है, मुल्क गवर्नेंस से चलता है। और पैसे कैसे, किस तरीके से कमा लेंगे वो लोग? आज तो ड्रग लॉर्ड्स हैं सर तालिबान के अंदर, वो चरस अफीम की खेती करते हैं, तब जाके उनके पैसे कमाते हैं। तो पैसे कैसे कमा रहा है? तो ये चीज सर, मोहित यूसुफ, आई थिंक ही नीड्स टू गेट अ रियलिटी चेक। वैसे भी सर अमेरिकन का प्लांट है वो, मोहित यूसुफ, तो ही इज एन अमेरिकन प्लांट, वो भी ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहा है पूरे पाकिस्तान को। ठीक है सर, ऑल द बेस्ट टू हिम। आखिर में मेज साहब, जो जियो पॉलिटिक्स है वहाँ की इस वक्त के बहुत ही हालिया कॉन्टेक्स्ट में आप इसको देखते हुए कैसे उस रीजन के फ्यूचर के बारे में अपनी प्रिडिक्शन करेंगे? और इसके साथ साथ मैं गेस कर सकता हूँ कि इस तरह की प्रिडिक्शन आपके चाणक्य फोरम की वेबसाइट पे भी और एप्स पे भी होंगी, तो इस पे भी चलते चलते रोशनी डालिए। सर कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा, और देयर आर नो इजी आंसर्स। मैं आपको सही बताऊं, इसमें कोई आसान आंसर नहीं है। आज मैं कुछ चीज बोलूं, कल बिल्कुल उसके बरखिलाफ चीज हो ही जाएगी यहाँ पे। बट एक चीज है सर, अफगानिस्तान इज फेसिंग अ वेरी बैड क्राइसिस, और एक क्राइसिस तालिबान की वजह से आया है। क्योंकि अफगानिस्तान में भुखमरी थी नहीं, ये 15 अगस्त के बाद से मामला शुरू हुआ है। क्योंकि इन लोगों को आता नहीं है मुल्क चलाना, ये सब बस सर ये लंबे लंबे ये पठान सूट पहन के और लंबी दाढ़ियां रख के AK-47 लेके और रॉकेट लॉन्चर लेके घुस गए। इन्होंने बोला हम ऐसी दहशत से मुल्क चला लेंगे, अब ये घुटने पे आ गए। क्योंकि भूख तो फिर भूख होती है सर। दूसरी चीज है, चाइना कोशिश कर रहा है, बट चाइना इज ऑल्सो वेटिंग सर, चाइना इज वेटिंग। क्योंकि पाकिस्तान ने कुछ वादे करे थे चीन को। पाकिस्तान ने ये बोला था कि जो तालिबान है, अफगान तालिबान, वो हमारी जेब में है, और अगर आप राइट टर्न बोलेंगे तो अफगान तालिबान राइट होगी, लेफ्ट टर्न बोलेंगे तो लेफ्ट होगी। अब चीन को पता लग रहा है कि मामला इतना, पाकिस्तान ने शायद ओवर कमिट कर दिया अफगानिस्तान में। तो ये सारी चीजें चल रही हैं सर। बाकी जितने भी रशिया है, रशिया ने भी अपनी ड्रिल्स करी हैं सर। तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, इधर भी मिलिट्री स्टैंड बाय पे है। एवरीबॉडी इज वेटिंग कि आखिर अफगानिस्तान में ऐसा होगा क्या आगे, ऊंट किस करवट लेटेगा वैसे डिसाइड होगा। जहां तक इंडिया है सर, इंडिया इज ऑलरेडी इन्वॉल्व इन अफगानिस्तान, इसमें कोई डाउट नहीं है। इंडिया इज इन्वॉल्व इन अफगानिस्तान, इंडिया का वहां पे इन्वेस्टमेंट है, इंडिया की वहां पे गुडविल बहुत है सर। क्योंकि वहां पे जब हमने इतनी बड़ी बड़ी चीजें बनाई सर, 20 साल में इतने प्रोजेक्ट करे, 3 बिलियन से ऊपर, 3-3.5 बिलियन हमने खर्चा करा वहां पे, और उनकी पार्लियामेंट बनाई। अगर कोई एक कागज दिखा दे सर, तालिबान वाला, अभी तो वही सत्ता में है सर, दे आर इन पावर,
तालिबान वाला एक कागज दिखा दे कि इंडिया ने बोला कि हमने $3 बिलियन तुम्हारे ऊपर खर्च करें और हमने तुम्हारी एक छोटी सी गली मोहल्ले की एक सड़क को हमने गिरवी रखवा लिया, एक कागज दिखा ले तो मैं आप ही के प्रोग्राम में आके सर माफी मांगूंगा कि इंडिया ने ऐसा करा है। ये चाइना वाला मामला नहीं है हमारा कि लाहौर का एयरपोर्ट गिरवी रख दिया और कराची का एयरपोर्ट, नहीं 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 सर, हमने खर्चा करा है, ठीक है, हमने बेनिफिट के लिए करा है और हम छोड़ कर आ गए वहां पे, और हम दोबारा चले जाएंगे अफगानिस्तान सर, हमारी जरूरत होगी हम दोबारा चले जाएंगे अफगानिस्तान। लेकिन कहीं आपको और दुनिया भर में इंडिया इन्वेस्टमेंट कर रहा है सर आजकल, पर आपको कोई अफ्रीकन कंट्री सर, श्रीलंका के साथ हमारे पोर्ट का मुआहदा हुआ है सर अभी $700 मिलियन का, अदानी पोर्ट्स ने करा है सर। श्रीलंका एक कागज दिखा दे सर, चैलेंज है मेरा कि जहां पे बोला कि नहीं अगर तुमने वापस नहीं करा तो हम तुम्हारी जमीन गिरवी कर लेंगे और श्रीलंका की ये जो जमीन है ये भारत की हो जाएगी, जैसे चाइना करता है। जैसे चाइना ने हनुमान टोटा पोर्ट में करा, पूरा सर गवादर उसने खा लिया, पूरा बलोचिस्तान पे काबिज हो गया। वी डोंट डू सच अ थिंग सर, हमारी पॉलिसीज बड़ी क्लियर है सर, वी आर वेरी क्लियर। थैंक यू वेरी मच मेजर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और जो जियो पॉलिटिक्स हैं उसके हवाले से हमें अपनी कमेंट्री भी दी। बातचीत सुन रहे थे आप मेजर गौरव वारिया साहब की, उन्होंने भारत के नुक्ता नज़र से भी और जो वैसे भी हालात हैं जियो पॉलिटिक्स के, उस हवाले से भरपूर तरीके से अपनी कमेंट्री की। आज का बिला तकल्लुफ़ तजिया मेरे साथ और मेजर गौरव वारिया जी के साथ देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया। हमारे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ साथ आप हमारे डोनेट के बटन को क्लिक करके आप हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। Subscribe TAG TV YouTube channel and press the notification button.